नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत के प्रश्नों का हिंदी अनुवाद सीखेंगे ताकि हमें उत्तर देने में आसानी हो सके, क्योंकि अभी 10वीं बोर्ड का एग्जाम आने ही वाला है। पहला प्रश्न आएगा अपना, उचित विकल्पम चित्वा लिखत, मतलब उचित विकल्प को चुनकर लिखो। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, इसमें से नीचे लिखे में अव्यय नहीं है। सर्वत्र, तत्र, सदा, रमा। अब इसमें हमको जो आंसर आएगा, जैसे नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि रमा अव्यय नहीं होता है। सर्वत्र सब जगह, तत्र वहां, सदा मतलब रोज, और रमा एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए उसमें अव्यय नहीं है। उसी प्रकार ख वाला है, अहम स्वः ग्रामम गमिष्यामि, मैं कल गांव को जाऊंगा। इत्यस्मिन् वाक्य अव्ययम, इस वाक्य में अव्यय है। अब इसमें हमें अव्यय पूछा गया है, तो हमें अहम यानी मैं, स्वः यानी कल, और ग्रामे गांव में, गमिष्यामि जाऊंगा। यहाँ पर स्व अव्यय होता है, क्योंकि यदा, कदा, तथा, अपि ये सब अव्यय की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न नंबर 2, उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, हमें इन विकल्पों के 2 विकल्प दिए जा रहे हैं, इनको चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सलिलम पदे पर्याय पदम खाली स्थान अस्ति, रसालम जलम। अब इसमें सलील पद का पर्यायवाची पद, जिस प्रकार हम हिंदी में पर्यायवाची, जैसे कि नदी का पर्यायवाची शब्द सरिता होता है, उसी प्रकार सलील शब्द का पर्यायवाची पद जल होता है। प्रश्न नंबर 3, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत है, मतलब शुद्ध वाक्यों के सामने हाँ लिखना है और अशुद्ध वाक्यों के सामने नहीं लिखना है। जैसे पहला है, राम लक्ष्मणौ इत्यस्मिन् पदे द्विगु समासः अस्ति, राम और लक्ष्मण, इसमें द्विगु समास है न, क्योंकि राम और लक्ष्मण में द्वंद्व समास होता है, इसलिए यहाँ पर नहीं आएगा। चौथा प्रश्न है, युग्म मेलनम कुरुत, जोड़ी बनाना है, जोड़ी बनाओ। जैसे कि अगच्छतः, अगच्छत लट लकार, हनिष्यति अधि, द्रक्ष्यति निर, पठति दृश्य, अधिकारः पदे उपसर्ग अस्ति। अब इनमें ऐसा है कि कौन किधर लिखा हुआ है, जैसे क का चौथा हो सकता है, पांचवा हो सकता है, तो जैसे कि अपना पहला है अगच्छत, अगच्छत में आपका प्रथम पुरुष आएगा, और उसी प्रकार ये आपका पठती है, पठती में एक वचन आता है, प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, लट लकार का शब्द है ये, इसमें इस प्रकार से हमें जोड़ी बनाना रहती है। प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन एक वाक्य लिखा, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में या एक वाक्य में लिखो। सरसः तीरे के वसंती, नदी के किनारे कौन रहता है, ये हमारे पाठ का एक पद में उत्तर 2 प्रश्न है। इसका आंसर होता है बक सहस्त्रम, यानी हजारों बगुले। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, ग वृषभः कुत्र प्रपात, बेल कहाँ गिरा, क्षेत्रे अर्थात खेत में गिरा। ये भी अगर प्रश्न की आ जाएगी तो हम उत्तर आसानी से दे सकेंगे। अब हम एक वाक्य भी समझेंगे। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान होता है। सर्वदा सर्व कार्येषु बुद्धि बलवती, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि बलवान होती है। इसी प्रकार ये बहुत अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूकंपस्य केंद्र बिंदु कः जनपद आसीत्, भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जनपद था, जब भूकंप आया था तो कौन से जनपद में आया था। भूकंपस्य केंद्र बिंदु कच्छ जनपद आसीत्,
भूकंप का केंद्र बिंदु कच्छ जनपद था। इस प्रकार हमारे ये 2 प्रश्न एक वाक्य के हुए। अभी तक हम एक वाक्य एक पदेन कर रहे थे। अब प्रश्न नंबर 11 में आ गए हैं। रेखांकित पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे जिसपे रेखांकित है जो कि नीचे निशान लगे हुए अंडरलाइन करी हुई है, वहां के उन पदों को देखकर प्रश्नों का निर्माण करना है। केचित द्वे कोई 2। यह प्रश्न अगर हमने किम शब्द याद कर लिया है स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में, तो हमको बहुत आसानी से हमारे प्रश्न निर्माण के 2 नंबर मिल जाएंगे। जैसे पहला है मयूरस्य नृत्य प्रकृति आराधना। मयूर मोर का नाचना प्रकृति की आराधना है। उसका अब हमें अगर प्रकृति है तो यहाँ प्रकृति की तो किसकी, तो यहाँ आपकी प्रकृति स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे आएगा मयूरस्य नृत्यम कस्याः आराधना, किसकी आराधना है। यहाँ पे आपका प्रश्न निर्माण में आएगा कस्या, क्योंकि हम प्रकृति को स्त्रीलिंग होती है। इसी प्रकार ये आपका आइए। न्यायाधीशः बंकिम चंद्र आसीत्। न्यायाधीश बंकिम चंद्र था, मतलब यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम, तो यहाँ पे आपका आएगा न्यायाधीश कह आसीत्। यहाँ पे कह आ जाएगा बंकिम चंद्र की जगह। इस प्रकार हम प्रश्न निर्माण को आसानी से कर सकेंगे। और इसमें आपको सिर्फ किम शब्द के अगर आपको याद कर लोगे तो आपका काम 2 नंबर आसान हो जाएंगे। जैसे कह, कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम के ही, इस प्रकार से हमारे किम शब्द पुल्लिंग के होते हैं। जैसे कहीं लिखा है श्य लिखा है तो आपको कश्य लिख देना है, शु लिखा है तो केसु लिख देना है। इस प्रकार से हम आसानी से प्रश्न निर्माण कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 12 अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको ये नहीं समझ आता कि इसकी हिंदी क्या होती है। मतलब नीचे लिखे वाक्यों में किसने किसके प्रति कहा है या कौन किससे कह रहा है। जैसे हम स्कूल में भी बात कर रहे हैं, 2 लड़कियां, तो मैंने बच्चों से बोला कि बेटा पानी लेकर आओ, यानी कि शिक्षक ने रमा से कहा। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा पहला होगा, जैसे रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा। अरे धूर्त, तुम्हारे द्वारा मुझको पहले भी 3 व्याघ्र दिए गए। मतलब किसने किससे कहा, किसके प्रति कहा। यहाँ पे बुद्धिमती जो हमारा पाठ है, बुद्धिमती बलवती, बुद्धि बलवती, उसमें बुद्धिमती बहुत चतुर होती है। वह अपने दोनों बच्चों को श्रृंगार से बचाती है, तो उसने जम्बुकम प्रति, बुद्धिमती ने जम्बुक के प्रति कहा था। उसी प्रकार ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सव्यवधानम न चरित्र लोपाय। मतलब हमें चरित्र के लोप में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। जैसे यह किसने कहा था, राम भगवान ने दोनों बच्चों को, लव और कुश को। 13 बहुत सरल प्रश्न है ये आपका। अगर आपने 3 से 4 प्रश्न याद कर लिए, श्लोक 3 से 4 श्लोक याद कर लिए, तो आपका यह 2 नंबर आसानी से आ जाएंगे आपके। प्रश्न पत्रे समागतान, ये गलती बहुत बच्चे करते हैं कि प्रश्न पत्र समागतान का मतलब ही उनको नहीं पता होता कि प्रश्न पत्र में आए हुए, प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोकों को ही वो लिख देते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं। जैसे प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोकों को छोड़कर अपनी पाठ्य पुस्तक से सुभाषित एकम लिखत, एक अच्छी तरह से बोला गया एक श्लोक लिखो। हमें हमारी पाठ्य पुस्तक में अगर हमारे पेपर में वो श्लोक आया है तो हमें जो दूसरा याद है, हमें 4 श्लोक करके याद करके जाना है और लिखना है। अब प्रश्न नंबर 14 अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्यानां शुद्धिकरणीया।
शुद्ध अशुद्ध, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है केचित द्वे, कोई दो। इसमें भी बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, जबकि यह प्रश्न तो एक प्रश्न जिस प्रकार यहाँ है श्री शिवम, तो अपना ये गणेशम नमः भी आता है, ये बहुत IMP है आपका। इसका चतुर्थी विभक्ति लग के सही आंसर होगा गणेशाय नमः। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। और उसी प्रकार ये भी बहुत IMP है, अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है, अपादान कारक। वृक्षा तो वृक्षस्य पत्रम पत्राणि पतंती पतति, तो अब यहाँ हमारा आंसर होगा वृक्षात, वृक्ष से, पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात, वृक्ष से अलग होके पत्ते गिरते हैं। मतलब ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है और यह एग्जाम में हर बार आता है। प्रश्न 15 है, प्रदत्ते शब्दे, नीचे दिए गए शब्दों के रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब इसमें कभी कभी तो ये शब्द आ जाते हैं, कभी नहीं भी आते, तो हमें हमारे 10 पार्ट में से जो भी रिक्त स्थान है हमें अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यही रिक्त स्थान एक पदेन में भी आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी, और उसके अंदर जोड़ी बनाव में भी आ जाते हैं। पहला है जैसे कि आत्मश्लाघाहीन अपि मेध्या मेध्य भक्षक पिक, तो यहाँ पे अपन ये समझेंगे काकह, काकह क्या था, मेध्या मेध्य भक्षक भवति, मतलब अच्छी तरह से खाना नहीं खाना होता है। इसी प्रकार एक और है परभृत अपि कथ्यते, जैसे पिकह, ये अभी भी आया था प्री बोर्ड में, कोयल को परभृत भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारेण योज्यते, जिस प्रकार हम कोई सी भी कहानी या कोई सा भी वाक्य ले ले तो लाइन से, जैसे कि मेरा नाम रंजना है, मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ, तो पहले कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ आएगा या मेरा नाम आएगा, उस प्रकार घटना को क्रम से लिखना, यानी लाइन से हमें घटना को लिखना चाहिए। मैं इनकी हिंदी अनुवाद हो सकेगा तो और आगे वीडियो में बताऊंगी। प्रश्न नंबर 17, ये बच्चों को बहुत कठिन लगता है क्योंकि यह वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत के चित्र है, लेकिन इसमें इतनी कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। इनका जो वाक्य दिया है उसको बदल कर लिखना है। तृतीया विभक्ति इसमें आती है, जैसे आपका तेन एव वन्निना शरीरम दह्यते, यानी कि उसका शरीर को जलाया जाता है। तो अब यहाँ पर ये तेन लिखा है, तो तेन यानी तृतीया विभक्ति, इसका आपको वाच्य परिवर्तन करना है, इसको कर्तृवाच्य, ये यहाँ पर आपका कर्मवाच्य है, इसको आपको कर्तृवाच्य में करना है। तो हमें यहाँ लिखना रहेगा तेन एव वन्निना शरीरम दह्यते, इसका यहाँ पे आएगा एसह एव वही न शरीरम दहते। यहाँ पे ये कर्मवाच्य से आपको कर्तृवाच्य में करने के लिए तृतीया विभक्ति से प्रथमा विभक्ति में आना रहेगा, और यहाँ पे जो दह्यते लिखा है उसका दहते होगा। बाकी पूरी लाइन वैसी की वैसी क्रिया लगेगी और कर्म भी लगेगा। 1 2 3। प्रश्न नंबर 18 में अधोलिखितेषु गद्यांशेषु प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां देयानि, नीचे लिखे गद्यांशों के प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। आपको हिंदी में नहीं लिखना है, और सीधी बात है कि एक नाटक आएगा, एक गद्यांश आएगा और एक पद्यांश आएगा, तो इनमें हमें हिंदी अर्थ अगर आता है तो हम गद्यांश को आसानी से कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि लाइन से लाइन मिलाना, थोड़ा उसको समझ के करेंगे तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 19, अधोलिखित पद्यांशेषु प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा, पद्यांश के प्रश्न, पद्यांश मतलब श्लोक,
श्लोक के प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। जैसे कि मैं इसको आपको समझाती हूँ हिंदी में। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्यु उद्यम समो बंधुः कृत्वायम नावसिद्धि। आलस्य मनुष्य का सब शरीर का सबसे महान शत्रु है और उद्यम यानी परिश्रम के समान कोई उसका मित्र नहीं है, जो कि यह सब करके जो प्रसन्न होता है। जैसे कि पहला प्रश्न आपका दिया है मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु का, मनुष्य के शरीर का महान रिपु कौन है? आलस्य। कम कृत्वा नर न अवसिद्धति, क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। न अवसिद्धति मतलब दुखी नहीं। उद्यम मतलब परिश्रम, परिश्रम करके नर न अवसिद्धति, परिश्रम करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होगा। परिश्रम करके वो अच्छा पैसा कमाएगा और अपने आप को और आगे बढ़ाएगा, तरक्की करेगा। प्रश्न नंबर 20 अधोलिखित नाट्यांशेषु प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में। अपनी बुक में किताब में नाटक भी है तो उनके भी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। तो हमारे तीसरा पार्ट है राम भगवान वाला, तुल्यवत्सला जननी तुल्यवत्सला वाला है, या जोन सा भी एक और नाटक वाला पार्ट है, कहीं से भी नाटक आ सकता है। दोनों की हिंदी अनुवाद याद कर लेना तो आप आसानी से कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 21 अधोलिखित अपठित गद्यान् सम्यकं पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे अपठित यानी कि एक प्रश्न हमारा बिना पढ़ा हुआ गद्यांश का भी आएगा। उचित रूप से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। जैसे कि अपना महात्मा गांधी पर, भारत की संस्कृति पर, और भी जैसे नदी पर, ऐसे करके कोई सा भी गद्यांश आपका जो बिना पढ़ा हुआ है या पुराने 6ठी से 8वीं तक की किताब में से भी कोई सा भी गद्यांश आ सकता है। तो थोड़ा हमारी संस्कृत की जो भी शब्द रूप है उनको भी देखें और कुछ अच्छे से समझ के और उसको करें। प्रश्न नंबर 22 स्वप्राचार्यस्य कृते छात्रवृत्त्यर्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषायां लिखना। अपने प्राचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा में लिखो। मतलब अगर बहुत सारे बच्चे हिंदी में ही लिखाते हैं तो उनके नंबर पूरे 4 कट जाते हैं, जबकि 4 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन के लिए। तो आपको हमें छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा में लिखना है। प्रश्न नंबर 23 अधोलिखितेषु एकम विषयं स्वीकृत्य संस्कृते निबंधं लिखत। नीचे लिखे एक विषय को स्वीकार करके एक विषय में संस्कृत में निबंध लिखना है। हमारा संस्कृत भाषाया महत्वम जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है और महाकवि कालिदास भी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी पर्यावरण का भी आ सकता है, इसलिए आपको 3 निबंध याद करना है और उनकी हिंदी भी याद करके आना है और अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। ये भी 4 नंबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।